हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैसियस स्टेट का लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आइसोथर्म्स ऑफ वान डेर वाल गैस इक्वेशन, अर्थात वान डेर वाल गैस समीकरण के पीवी आइसोथर्म या समतापी कर्व। लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट अवस्था सातत्य के बारे में पढ़ा था तथा लेक्चर नंबर 7 में हमने पीवी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस अर्थात वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्रों के बारे में पढ़ा था। अब वान डेर वाल समीकरण का उपयोग करते हुए हम किसी भी गैस के लिए बनाए गए आइसोथर्म कर्व को वान डेर वाल गैस के आइसोथर्म कर्व कहते हैं। अर्थात हम क्या करेंगे कि यदि CO2 गैस के आइसोथर्म्स हमें ज्ञात करने हो तो हम क्या करेंगे, CO2 के जो वान डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स हैं A और B तथा गैस कांस्टेंट R जो हैं उनकी वैल्यूज़ हम वान डेर वाल गैस इक्वेशन में रखेंगे और एक निश्चित ताप पर अर्थात कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के विभिन्न मानों के अकॉर्डिंग यानी कनकॉर्डिंग वैल्यू की वॉल्यूम की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमने क्या किया, वान डेर वाल समीकरण का उपयोग करते हुए हम CO2 गैस के लिए आइसोथर्म कर्व बनाते हैं और यह आइसोथर्म कर्व वान डेर वाल गैस इक्वेशन आइसोथर्म कर्व कहलाते हैं। हमने CO2 गैस के जो आइसोथर्म कर्व हैं उनको किस तरह से बनाया, हमने CO2 के वान डेर वाल कांस्टेंट, CO2 गैस के वान डेर वाल कांस्टेंट A तथा B तथा गैस कांस्टेंट R की वैल्यू हमने इक्वेशन में रख दी तथा कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के विभिन्न मानों के संगत हमने वॉल्यूम की वैल्यूज़ ज्ञात कर ली। मान लीजिए एक मोल गैस के लिए हमने मान लीजिए एक मोल गैस के लिए हमने वान डेर वाल समीकरण इक्वेशन लिखी। यह वान डेर वाल इक्वेशन एक मोल गैस के लिए क्या होगी, P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। हमने क्या प्राप्त की, एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण लिखी पहले और यह इक्वेशन क्या थी, P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन है वन मोल गैस के लिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके हम इसको डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ में हम व्यवस्थित करते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या प्राप्त हुआ, P इंटू वी PV प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी यानी AV माइनस PB एंड माइनस AB बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT। यह इक्वेशन हमें प्राप्त हुई और इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वी स्क्वायर के साथ। इस इक्वेशन को हमने वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, PV क्यूब प्लस AV माइनस PB वी स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू RT वी स्क्वायर। फिर हमने इस इक्वेशन को P से डिवाइड कर दिया तो P से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, PV क्यूब बाई P प्लस AV बाई P माइनस PB वी स्क्वायर बाई P माइनस AB बाई P इज इक्वल टू RT स्क्वायर इंटू V बाई P। तो हमें फाइनली यह इक्वेशन प्राप्त हो गई, V क्यूब माइनस B प्लस RT बाई P इंटू वी स्क्वायर प्लस A बाई P इंटू V माइनस AB बाई P इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन वॉल्यूम की क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघाती समीकरण, क्योंकि V जो है वो क्यूब की फॉर्म में है और यहाँ क्यूब की फॉर्म में है। फिर डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट्स यानी डिक्रीजिंग इसकी घात एक्सपोनेंट्स को, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, फिर 1 है और आगे 0 है। तो यह समीकरण जो है ये V की एक क्यूबिक यानी वॉल्यूम की क्यूबिक समीकरण है। अतः क्यूबिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि अतः टेम्परेचर और प्रेशर के प्रत्येक मान के लिए वॉल्यूम के 3 मान संभव होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन का मीनिंग यही होता है कि टेम्परेचर प्रेशर के प्रत्येक मान के लिए वॉल्यूम के कितने मान होंगे, 3 वैल्यूज़ होंगी और ये वैल्यूज़ जो होती हैं यह एक इमेजनरी और 2 रियल हो सकती हैं या फिर एक रियल और 2 इमेजनरी हो सकती हैं या फिर तीनों मान जो तीनों वैल्यूज़ हैं या ये तीनों वैल्यूज़ वॉल्यूम की वास्तविक यानी रियल हो सकती हैं। तो इन मानों के आधार पर हमने CO2 के लिए आइसोथर्म कर्व खींचे जो कि हमें इस प्रकार प्राप्त हुए, जो कि हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो इन मानों के आधार पर हमें जो CO2 के आइसोथर्म्स हैं वो इस प्रकार के प्राप्त हुए। तो ये इन मानों के आधार पर हमने CO2 गैस के आइसोथर्म्स खींचे। अब ये जो आइसोथर्म्स हैं CO2 गैस के, ये हमें कुछ इस प्रकार के प्राप्त हुए।
हमने जो लास्ट टर्न पे हमें लास्ट जो CO2 गैस के रियल आइसोथर्म थे, रियल गैसेस के जो आइसोथर्म थे, वो आइसोथर्म कर्व हमें जो प्राप्त हुए थे और ये जो वान डेर वाल समीकरण के आइसोथर्म कर्व प्राप्त हुए हैं, इन दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, उनके जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो हम अभी इसको देखते हैं। हम देखते हैं कि जो CO2 गैस के आइसोथर्म जो CO2 गैस के वान डेर वाल आइसोथर्म कर्व हैं, यानी वान डेर वाल समीकरण के द्वारा प्राप्त आइसोथर्म हैं, वो क्या है? ये जो वान डेर वाल समीकरण के द्वारा प्राप्त आइसोथर्म कर्व हैं, इनको हम थ्योरेटिकल आइसोथर्म कर्व कहते हैं। और जो CO2 गैस के हमें प्रैक्टिकली प्राप्त हुए थे, वो रियल गैस आइसोथर्म कहलाएंगे, वो रियल गैस आइसोथर्म थे। तो उनमें और इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि ये जो वेवी पोर्शन है, ये जो वेव वाला पोर्शन है, ये पोर्शन FEDCM, ये वाला जो वेवी पोर्शन है FEDCM वाला, इस वेवी पोर्शन की जगह जो CO2 के रियल गैस के जो आइसोथर्म थे, उनमें यहाँ हमें एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्राप्त हो रहा था, यानी क्षैतिज कर्व प्राप्त हो रहा था, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार हम देखते हैं। ये इस प्रकार के हमें आइसोथर्म कर्व प्राप्त हुए थे CO2 गैस के। वान डेर वाल CO2 गैस के वास्तविक PV आइसोथर्म कर्व हमें इस प्रकार के प्राप्त हुए थे, और जबकि वान डेर वाल समीकरण के आइसोथर्म जो कर्व हैं, वो हमें किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? वो हमें इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के कर्व प्राप्त होते हैं। अब हम दोनों कर्व्स जो हैं उनमें डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या डिफरेंस हमें प्राप्त होते हैं। इन आइसोथर्म और जो CO2 गैस के वास्तविक आइसोथर्म थे, और इन आइसोथर्म में मेन जो अंतर है वो एक वेव का है, एक लहरदार भाग का है। यह वेवी पोर्शन जो लहरदार भाग है वो कुछ इस प्रकार का है, FEDCM। ये वेवी पोर्शन जो है ये वान डेर वाल आइसोथर्म में है, वान डेर वाल समीकरण के आइसोथर्म में है, जबकि CO2 गैस के वास्तविक गैसों के आइसोथर्म में यह वेवी पोर्शन लहरदार भाग नहीं था। तो यह वेवी पोर्शन जो है इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एट पॉइंट G, है ना, पॉइंट G पर क्या होगा? पॉइंट G पर बिंदु G पर देखिए कि CO2 गैसियस स्टेट में उपस्थित है। पॉइंट G पर हमने अब CO2 जो है वो CO2 का हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो CO2 के वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम में भी यानी आयतन में भी कमी शुरू हो गई। तो G से लेके F तक CO2 गैस के आयतन में कमी चलती रहती है, और बिंदु F तक पहुंचते ही CO2 का द्रवण यानी लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है, और बिंदु F से लेके E तक CO2 की द्रव एवं गैस दोनों ही प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं। परंतु कर्व का EDC भाग जो है,
यह ईडीसी भाग कर्व का जो है यह हमें प्रैक्टिकली प्राप्त नहीं होता है, यानी प्रायोगिक रूप से प्राप्त नहीं होता है, यह केवल सैद्धांतिक रूप से ही प्राप्त होता है। क्योंकि ईडीसी का भाग क्या बता रहा है कि आयतन में कमी के साथ दाब में कमी या दाब में कमी के साथ आयतन में कमी, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो यह जो लहरदार भाग का वेवी पोर्शन का ईडीसी भाग है, यह ईडीसी भाग हमें प्रैक्टिकली प्राप्त नहीं होता है, यह थ्योरेटिकली है, क्योंकि यह बता रहा है कि दाब में कमी के साथ आयतन में कमी, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और कर्व सीएम पर क्या है, प्रेशर बढ़ने के साथ आयतन में कमी हो रही है, जो कि नॉर्मल है, और बिंदु एम पर CO2 गैस जो होती है वो पूर्ण रूप से लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो जो प्रायोगिक कर्व हैं उनमें तो एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन प्राप्त होता है, हमें FM कर्व प्राप्त होता है हॉरिजॉन्टल, यानी एक क्षैतिज लाइन सीधी रेखा प्राप्त होती है, जबकि CO2 के वांडरवाल गैस इक्वेशन आइसोथर्म में क्या होता है, यह हमें हॉरिजॉन्टल पोर्शन की जगह यह हमें एक वेवी रेखा अर्थात लहरदार भाग प्राप्त होता है, जो कि प्रायोगिक रूप से पाना असंभव है। और जैसे जैसे यह तो हो गया 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड का आइसोथर्म यानी समतापी कर्व, और फिर जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यह जो वेवी पोर्शन है, ये लहरदार भाग है, यह लहरदार भाग की जो लंबाई है वो सिकुड़कर छोटी होने लगती है, और एक विशिष्ट बिंदु एक निश्चित ताप 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह लहरदार भाग, यह वेव सिकुड़कर एक बिंदु बी के रूप में रह जाता है, अर्थात तो लहरदार भाग खत्म हो जाता है और बिंदु बी प्राप्त होता है, और बिंदु बी पर लिक्विड और गैस दोनों के मध्य विभेद करना संभव नहीं होता है, और इस प्रकार से बिंदु बी का ताप जिस पर गैस और द्रव प्रावस्थाओं का डिफ्रेंशिएशन विभेद खत्म हो जाता है, दोनों के घनत्व बराबर हो जाते हैं, यह बिंदु बी क्रांतिक बिंदु यानी क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। और अधिक ताप बढ़ाने पर जो है वो अवस्था परिवर्तन सतत हो जाता है, असतत की जगह सतत होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सैद्धांतिक वक्रों की तुलना यदि प्रायोगिक समतापी वक्रों से की जाए तो दोनों में कुछ यूनिफॉर्मिटी यानी समरूपता दिखाई देती है। प्रायोगिक समतापी वक्रों में क्षैतिज भागों के स्थान पर सैद्धांतिक समतापी वक्रों के वेवी पोर्शन यानी लहरदार भाग प्राप्त होता है। 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड के समतापी वक्र की तुलना करें तो हमें क्या प्राप्त होता है कि कर्व के भाग KJ और IH क्रमशः द्रव एवं गैसीय अवस्था दर्शाते हैं, जबकि वंडरवाल वक्र के AM तथा FG जो है वो FG के समरूप हैं। परंतु क्षैतिज भाग JI वंडरवाल वक्र के लहरदार भाग MCDEF द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वक्र का EDC भाग दाब के कम होने पर आयतन के कम होना प्रदर्शित करता है, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये जो भाग हैं ये अति संतृप्त वाष्प एवं अति संतृप्त द्रव अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जो FE और CM भाग हैं ये अति संतृप्त वाष्प एवं अति संतृप्त द्रव प्रावस्था को प्रदर्शित करते हैं। FE और CM भाग अति संतृप्त वाष्प और अति संतृप्त हाईली सैचुरेटेड वेपर और हाईली सैचुरेटेड लिक्विड को प्रदर्शित करते हैं। तो इन स्टेट्स को हम मेटास्टेबल स्टेट यानी मित स्थायी अवस्थाएं कहते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने पर वक्र का वेवी पोर्शन अर्थात लहरदार भाग छोटा होने लग जाता है और V के 3 मान एक दूसरे के समीप आने लगते हैं, और अंत में बिंदु B पर V के तीनों मान समान हो जाते हैं। देखिए जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वक्र का ये जो लहरदार भाग है ये छोटा होना शुरू हो जाता है, और वॉल्यूम के 3 मान हैं, देखो F, D और M वॉल्यूम के 3 मान है ना। वॉल्यूम का एक ही टेम्परेचर वॉल्यूम के 3 मान हैं, एक मान D, एक मान F और एक वैल्यू M। तो वॉल्यूम के जो 3 मान हैं वो इनकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ तीनों मानों की वैल्यू कम होने लगती है, और मतलब तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में पास आने लगती हैं, और बिंदु B पर वॉल्यूम की केवल एक वैल्यू हमें प्राप्त होती है, बिंदु B पर आयतन का केवल एक मान हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वॉल्यूम का एक क्रांतिक ताप के बिंदु B पर V के तीनों मान समान हो जाते हैं, वॉल्यूम के तीनों मान समान हो जाते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर दाब पर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर वॉल्यूम के प्रत्येक मान के लिए वॉल्यूम का एक मान तो रियल हो जाता है और 2 मान इमेजिनरी यानी काल्पनिक हो जाते हैं।
अर्थात यहाँ हम अगर वक्र में देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पे वॉल्यूम के 3 मान में से तो एक तो रियल हो जाता है और 2 इमेजनरी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वान डेर वाल्स कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट की वैल्यू यदि हम वान डेर वाल इक्वेशन में रखकर PV और T के मध्य PV आइसोथर्म खींचे स्थिर ताप पर, तो हमें इस प्रकार के वान डेर वाल गैस आइसोथर्म हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो वान डेर वाल आइसोथर्म कर्व है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होते हैं CO2 गैस के, और जिनको हम जो वान डेर वाल आइसोथर्म कर्व है उनको हम इस प्रकार से उनकी व्याख्या करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।